यूँ लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना सीख लिया था। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इसको कैसे निकालते हैं। इसका नॉर्मल फार्मूला होता है E बराबर mw अपॉन में n फैक्टर। इसमें फार्मूले उससे ज़्यादा हम बात करते हैं एग्जाम्पल किस तरह से करने होते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट तो आप सीधे सीधे निकाल दोगे, फेरस का क्या है, इसका क्या है, इसको तो आपको आता होगा। अब हम एन फैक्टर में दिक्कत आती है हम लोगों को। ओके, अब एन फैक्टर हमको कैसे निकालना है कि देखो आयरन की +2 और इसकी प्लस। सबसे पहले तो एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जो सेंट्रल एटम जिस चीज़ की निकालनी है ना, पहले तो उनको सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, आयरन की सेटिस्फाई है, क्रोमियम सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ 2 हो गया। ओके, अब देखो आयरन में दोनों में +1 का अंतर है। ओके, अब यहाँ पे क्रोमियम की है +6 और यहाँ पे +3। ओके, अब यहाँ पे क्रोमियम की +6 है, चूँकि 2 क्रोमियम है ना, तो इसको +12 बताएंगे अपन। और यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, तो इसको हम बताएंगे +6। ओके, तो इन दोनों में अंतर कितने का हुआ? 6 का हुआ अंतर। तो इसका एन फैक्टर कैसे हो जाएगा कि 6 का अंतर है दोनों में, क्रोमियम में 6 और यहाँ पे कोई भी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, तो 6/1। अब इस तरह से यहाँ पे 6/2 है ना ये, इस वजह से। अब यहाँ पे 1 का अंतर है, तो 1/1 और 1/1। ओके, अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों रिएक्शन को अलग कर लो। जैसे Fe+2 से Fe+3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये C2O4 -2 है। अब यहाँ पे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 4, 2, 8 और 6, तो +3। ठीक है, +3। अब चूँकि 2 कार्बन है तो ये हो गया +6। ओके, अब यहाँ पे 2, 4 और 4 + 4 8, इसकी होगी यहाँ पे +4 और यहाँ पे हो जाएगी +8। 2 कार्बन है ना, इस वजह से। अब देखो +2 +3, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें आदान प्रदान हो रहा है कुल मिला के पूरी रिएक्शन। तो एन फैक्टर पूरा इसी के लिए निकालना है ना, तो 3/1 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। 3/1 हो गया। अब जैसे ये रिएक्शन है, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे Ca और Ca यहाँ 0 है, तो इन दोनों के बीच 2 का अंतर हो गया। अब ऑक्सीजन -2, इधर 0, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर हुआ? 2 का इनके बीच अंतर हुआ। दोनों के बीच 2 का अंतर हो रहा है। इन पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कुल मिला के है। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2/1। 1 क्यों? तो यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब इसकी बात आती है, अब हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार, इसमें दिक्कत आती है हमारे भाइयों को। अब जैसे ही मान लो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया होगा, याद कर लेना इसका, तो इसका यूज़ बताते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब ये हम इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले इनको सेटिस्फाई करो। देखो जब एक रिएक्शन तो हमारी हो गई Cl2 से Cl-। ओके, और एक रिएक्शन हमारी हो गई Cl2 से ClO3-। मैं इनको अलग लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए। अब पहले इनको सेटिस्फाई कर लो। हो गए सेटिस्फाई भाई साहब। यहाँ 0 है इनके लिए और यहाँ -2 है, तो अंतर कितने का हो गया भाई? 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है ना, सॉरी यार, हाँ 2 हो गया ना। अब देखो इसके लिए होती टोटल +5 होगी Cl के लिए, लेकिन चूँकि 2 हैं तो इसके लिए आएगी +10। N1 बराबर हो गया 2 और N2 बराबर हो गया 10। अब इसका एन फैक्टर आप निकाल दो, 2 × 10 अपॉन में 2 + 10, और स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए एक ही है, तो 1 हो जाएगा। कोई मतलब नहीं उसका। 10 तो अब 20/12, 20/12 आपका एन फैक्टर आ गया। ओके, इसको आप आगे बढ़ाना चाहो तो 5/3 भी कर सकते हो। अब ये फॉर्मूले पढ़ लेना। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालो तो एन फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ H+ डिस्प्लेड अपॉन में स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ OH- डिस्प्लेड अपॉन में। अब इससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड या क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। ओके, मान चलो ये दिया हो ना। अब मान चलो अगर वो केवल ऑक्जेलिक एसिड बोले ना, तो भी आपको यही लेना है। अब स्पेसिफिकली बोले क्रिस्टलाइन, तो आपको ये लेना। अगर वो डिहाइड्रेटेड बोले तो आपको दूसरी चीज़ करनी है। अब इसके लिए हमको निकालना है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला हो गया।
अब 2H2 है तो वाटर में तो आसानी से इनके अपने बंधे हुए हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब ये 2 हाइड्रोजन है जो डिस्प्लेस हो सकते हैं। ओके, तो इसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? टोटल वेट होता है इसका 126 निकाल लेना आप, और दो निकल गए इसमें से, तो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ये 63। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको डिहाइड्रेटेड, मतलब वाटर निकल गया इसमें से, वाटर नहीं है, अब वही 2 हाइड्रोजन निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 90/240। ये हो गया आपके लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, अब KMnO4 है, ये कौन कौन से रूप में चेंज हो सकता है, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पे +7 है। अब हम इसके लिए अलग अलग जब मीडियम प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक, न्यूट्रल, इसको इस तरह से याद करना। देखो, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और हाईली बेसिक। ओके, जब एसिड में हम इसको जाएंगे तो +2 +4 +4 +6, ये रटने वाली चीज़ें रट लेना। अब +7 +2 तो 5/1 1 है ना, ठीक है। 7 और 4 3/1, 7 और 4 3/1, और 1 में क्यों लिख रहा हूँ आगे ना, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ही है इसका, 7 और 6 1/1। ओके, अब K2Cr2O7 ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने पे किस में चेंज होता है? 2Cr+3, Cr+3 में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसका हो गया +12, बार बार नहीं बताऊँ मैं, बाकी बता दिए पूरी वीडियो में, तो ये जाएगा यहाँ पे स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है तो 6 का अंतर आएगा, 6/1। ठीक है, अब इसमें हो गया 2 n फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, C2O4 -2 ये कन्वर्ट होता है 2CO2 में, तो यहाँ हो गया +6 +8 कार्बन के लिए, तो 2 ये एक है, ये तो हो गया अपना। अब Ki और KiO3, ठीक है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने पर। अब I- के लिए हो गया -1 और इसके लिए हो गया +1। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, 5 - 1 4 कर देते हैं, कोई 6 कर देता है, इसको कैसे 6 तो होगा ही है, इनके अलग अलग कर देते हैं, तो इसका 6 हो जाएगा, 6/1। इसमें 4 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ये होता है W/E बराबर N/V लीटर में। अब N का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू आयतन, N की वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कैसे आया? देखो, मोलरिटी बराबर होता है मोल अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ हो गए, तो मोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1 मोल KMnO4 एसिडिक मीडियम में डालने पर ऑक्सैलिक एसिड FeSO4 के कितने मोल ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। KMnO4, अब देखो कितने मोल पूछ रहा है ना, वो एसिडिक मीडियम पूछ रहा है, तो मोल हो गया कितना? 1 मोल। एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या डालता है? +2 करता है ना, तो एसिडिक मीडियम में इसका हो जाएगा 5, n फैक्टर 5 हो गया। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड है, इसने केवल ऑक्सैलिक एसिड बोला है, तो मैंने पॉइंट बताया था यहाँ पे, तो इसका n फैक्टर 2 होता है ऑक्सैलिक एसिड से सूत्र निकाल के। ओके, तो यहाँ पे मोल निकालने हैं 2, तो इसके मोल हो जाएंगे भाई साहब 5/2। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा KMnO4 और FeSO4। इसके लिए वही फॉर्मूला हो गया पहले वाला, इसके मोल निकालने हमको, है ना। अब FeSO4 है, Fe यहाँ पे +2 है, +2 से ऑक्सीडाइज्ड होकर कहाँ जाएगा? +3 में जाएगा। ये एक ही है, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा, 1 का डिफरेंस है दोनों में, 1/1, तो मोल हो जाएंगे इसके 5। ठीक है, इस तरह से हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप किसी टॉपिक में दिक्कत आए तो उसके बारे में आप बता दें, हम उसके लिए ऊपर वीडियो बना देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।